नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी के बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम जो हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों, उसी के अगले क्रम में आज फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के अच्छे हैं आपके सामने में, जितना भी आपके परीक्षा के स्तर पर जितना ज़रूरी होता है उतने फैक्ट के साथ आपके साथ बात करूँगा। ठीक दोस्तों, हमने कल भी आपको बताया था कि ओम गुरुकुल चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखना, ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट है कोचिंग से रिलेटेड, बैचों से रिलेटेड या सरकारी जॉब से जो भी अपडेट आता है एसएससी से या यूपी ट्रिपल से और अदर कहीं से, आपको वहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। ठीक, आप लोग एक पूरा रजिस्टर बना के चलना, डेली की जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट होते हैं बिल्कुल नोट करते हुए चलना। ठीक, हवाई बातें से एग्ज़ाम कोई भी फाइनल नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर हवाई चल रही थी, चलो ठीक है सर, वीडियो देख लिया, याद हो गया, एक बार भी किसी को याद नहीं होता है। चलते हैं, हर साल कब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF जिसे आप बोलते हैं कि स्थापना दिवस मनाया जाता है? ठीक, 19 जनवरी, 15 जनवरी या 24 जनवरी या 25 जनवरी। दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी राष्ट्रीय आपदाएं आती हैं, जैसे अभी जोशीमठ में इस समय समस्या चल रही है, या फिर जैसे उत्तराखंड में 2013 में आई थी, या जो भी भूकंप या जिसके जरिए भी प्राकृतिक या व्यक्तिगत आपदाएं, जैसे भी मनुष्य द्वारा बनाई हुई आपदाएं जैसे भी आती है, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों ठीक, एक स्थापना दोस्तों सबसे पहली बार 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और इसकी बात करें कब, 19 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब से? 2006 से। दोस्तों 2006 में इसका गठन किया गया था। अगर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि NDRF जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो दोस्तों ये दोस्तों आपसे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के। देखो, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ठीक, पहली बार गठन कब किया गया था? 2006 में दोस्तों गठन किया गया था मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान। ठीक, और गृह मंत्रालय के अधीन काम कर। आप लोग गृह मंत्रालय के इस समय जो केंद्रीय मंत्री उनका नाम अमित शाह जी है। उनके पास एक और विभाग है। क्या विभाग है? सहकारिता मंत्री। ठीक दोस्तों, आप एक लोग कमेंट बॉक्स, आप लोग के लिए एक काम है। देखो, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ से आप लोग देखा करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं आता है तो कल वीडियो में हम इसे पिन करवा देंगे, या इसी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में पिन होता मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करें तो 15 जनवरी दोस्तों, अभी हाल में 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। ठीक, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा ने इसी दिन कब 15 जनवरी के दिन ही सेना को ज्वाइन किया था। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब बात करें भारतीय थल सेना कौन सा दिवस ये मना रहा है, तो ये 75वां दिवस अपना मना रहा है। ठीक, कौन सा? 75वां दिवस मना रहा है। कब? अगर स्थापना की बात करें तो 15 जनवरी 1949 को पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर प्रत्येक बार नई दिल्ली में परेड होती थी, लेकिन इस बार नई दिल्ली से बाहर कहाँ हुई? बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी परेड आयोजित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है आपके पेपर में। अब देखते हैं सी ऑप्शन। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कौन सी बात होती है? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और दूसरा एक राष्ट्रीय बालिका दिवस है। क्या दूसरा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। माने 24 जनवरी को प्रत्येक बार के एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और दूसरा राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बात करते हैं 25 जनवरी के। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हम मनाते हैं। प्रमुख रूप से क्या याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को। ठीक, राष्ट्रीय मतदाता। इसका आंसर क्या हो गया? 19 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विज्ञानिका, यहाँ पे ये विज्ञान का है पूरा नाम, विज्ञान का नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कब भोपाल में आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 22 से 23 जनवरी, 3 से 7 जनवरी, या 13 से 17 फरवरी, या 10 से 12 अप्रैल। ठीक दोस्तों, कब किया गया आयोजन? आप लोग देखो, अभी हाल ही में इसका आयोजन कल से शुरुआत होगा, संडे 22 जनवरी से। इसका आयोजन किसका? विज्ञान साहित्य महोत्सव का। कब से कब तक होगा? ये होगा 22 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023 तक। कहाँ होगा दोस्तों? ये तो क्वेश्चन भी बताया, कहाँ? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक, कौन सा इसका नाम क्या दिया है? किसका? विज्ञान साहित्य महोत्सव का। इसका नाम दिया है विज्ञानिका। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए विज्ञानिका क्या है, तो ये विज्ञान साहित्य महोत्सव का एक नाम है। ठीक, जो अभी हाल ही में ये जो मध्य प्रदेश में भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसी का एक भाग के तौर पर इसका भी आयोजन किया गया। किसका? विज्ञान साहित्य महोत्सव का। किसका आयोजन चल रहा है? 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 22 से 23 जनवरी भोपाल मध्य प्रदेश में। इसी के एक हिस्से के रूप में विज्ञान साहित्य महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर ए। अब देखते हैं अगले ऑप्शन। बात करते हैं 3 से 7 जनवरी 2023। अभी हाल ही में 108वें विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, कौन सा? 108वें दोस्तों। यहाँ पर पहले भारतीय लगा लेना। क्या? 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ कब किया जा रहा है? 3 से 7 जनवरी। कल के ही उसमें बताया है हमने कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत 10वें महिला विज्ञान कांग्रेस का भी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके अंतर्गत? 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन के, जो कि नागपुर में कब से कब तक? 3 से 7 जनवरी 2023 तक हो रहा है। इसी के हिस्से के रूप में 10वां महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। कब किया जा रहा है? 3 से 7 जनवरी। याद रखना, जैसे इसका आयोजन विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है, वैसे ही इधर भी कहाँ? भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो नागपुर में हो रहा है, उसका हिस्से के रूप में 10वां महिला विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन किया जा रहा है। ये 108वां है। ठीक है, और वो 10वां है। याद रखना फैक्ट को। 13 से 17 फरवरी 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। कब से कब तक? 13 से 17। 14वें यूरो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। याद रखना, आगे होना है कब से कब तक? 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु कर्नाटक में। 14वां संस्करण है यूरो इंडिया का। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं 10 से 12 अप्रैल 2023 तक। ये भारत का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर सम्मेलन है। ठीक, कहाँ होगा? ये होगा नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में। कब से कब तक? 10 से 12 अप्रैल को होगा नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, भारत का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। ठीक है, कब? 10 से 12 अप्रैल, और कहाँ? नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो गया? 22 से 23 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑक्सफैम, नीति आयोग या एमनेस्टी इंटरनेशनल, या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में दोस्तों ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि ये जितनी भी भारत में संपत्ति है, कितना? लगभग 60% संपत्ति भारत की, जो सिर्फ 5% भारतीयों के पास है। क्या होता है कि 5% जो 5% भारतीयों के पास भारत की पूरी संपत्ति, मतलब 60% से ज़्यादा संपत्ति जो भारत की है, वो सिर्फ 5% भारतीयों के पास है। इसके नीचे जो 50% भारतीय हैं, ठीक, उनके पास सिर्फ 3% ही संपत्ति है। मतलब आधे से ज़्यादा आबादी भारत की सिर्फ पूरी संपत्ति से जितनी भारत में है, जितनी अर्थव्यवस्था है, उसका सिर्फ 3% ही उनके पास है। आप समझ लीजिए, 5% के पास लोगों के पास 60% से अधिक संपत्ति है, और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। और ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, अगर जो अरबपति हैं भारत में, जितने भी अरबपति हैं, इस समय 166 अरबपतियों की संख्या है। कितनी? 166। अगर इन पे एक ही बार कर लगाएं, और कितना लगाएं? 2% का लगाएं, तो लगभग 3 वर्ष तक, कब तक? 3 वर्ष तक भारत में कुपोषण के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक, जो कुपोषण के ऊपर कार्यक्रम खर्च होता है, भारत सरकार करती है, कब तक? 3 साल तक। सिर्फ एक बार कर लगाने से, वो भी कितना? सिर्फ 2% अगर कर लगा दें तो 3 वर्ष तक कुपोषण कार्यक्रम खर्चा इससे निकल सकता है। ठीक दोस्तों, और इसमें बताया गया है कि 2020 में 102 अरबपतियों की संख्या थी। अगर 2022 की बात करें तो 166, इनमें भी वृद्धि हो गई। ये रिपोर्ट बताती है। ठीक दोस्तों, किसने जारी की है? ऑक्सफैम ने। इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के गोल्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? परिणाम मंजूषा, CBSE, ठीक, प्रज्वल IIT मद्रास के द्वारा को, या प्रखर इन्फोसिस, या फिजिक्स वाला को। ठीक, देखो डिजिटल इंडिया अवार्ड अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किसके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसे दिया गया? ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। ठीक, किसे दिया गया? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के किस श्रेणी में? गोल्ड श्रेणी में। याद रखना, गोल्ड श्रेणी में इन्हें पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिला है। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। बोर्ड की एक पहल है दोस्तों, बोर्ड प्लस IT विभाग की एक संयुक्त पहल है, उसका नाम है परिणाम मंजूषा। परिणाम मंजूषा एक ऐसा बोर्ड है, एक उनकी ऐसी पहल जिस पे सभी डिजिटल माध्यम से उनके रिजल्ट या उससे संबंधित डाटा यहाँ पे पिछले 10-15 साल से देखने को इसी पे मिल जाती है। किस पे? परिणाम मंजूषा पे। ठीक दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि परिणाम मंजूषा एक किसकी पहल है, तो CBSE बोर्ड, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस IT विभाग की एक संयुक्त पहल है। ठीक दोस्तों, दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या है? ए ऑप्शन खंडित विश्व में सहयोग, बी ऑप्शन रूस यूक्रेन युद्ध संकट और वैश्विक मानवता, या सी ऑप्शन वैश्विक विकास के प्रमुख आयाम, या महंगाई और विश्व। ये क्वेश्चन पिछले लगातार 3 दिनों से चर्चा में, करंट अफेयर में बना हुआ है किसी न किसी कारण से। आज का क्वेश्चन है, इसकी थीम बतानी है। सबसे पहली बात कि दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच कब से कब तक आयोजन इसका चल रहा है? इसका आयोजन 16 से लेकर 20 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के शहर, किसका? स्विट्जरलैंड का शहर दावोस में की गई। इसे दावोस 2023 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ये विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है दोस्तों, जो 16 से 20 जनवरी दावोस शहर में की जा रही है। और इसका अगर संस्करण पूछ लिया जाए तो उसमें दिया है 53वां संस्करण दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसकी थीम खंडित विश्व में सहयोग, मतलब ए ऑप्शन इसकी थीम जो रखी गई है, खंडित विश्व में सहयोग इसकी थीम है दोस्तों। ठीक है, 53वां संस्करण है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुई, तो कब हुई दोस्तों? 1971 में। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बैठक है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है। इसे जब अगर 2022 में होती तो दावोस 2022 के नाम से जाना जाता, 2023 में हो रही तो दावोस 2023 में के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए, खंडित विश्व में सहयोग इसकी थीम है दोस्तों। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच होने वाले पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? साइक्लोन फर्स्ट, मारेक्स 2023, उदार शक्ति या एक्यूवेरियम वेरिएंट। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में मिस्र और भारत के बीच आपस में करीबी आ रहे तुर्की की वजह है, क्योंकि तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तो इनके जैसे साइप्रस हुए, मिस्र हुए, इनके पड़ोसी देश हैं, इसलिए भारत इनसे मिलकर काम कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारत और मिस्र दोनों आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए राजी हुए। अभी इस बार 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस की परेड पर जो हर बार विदेशी अतिथि को बुलाया जाता था, इस बार किसे बुलाया जाए? मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को। ठीक दोस्तों, 26 जनवरी को इनको बुलाया गया। जब ये आएंगे 26 जनवरी तो भारत और मिस्र में एक अंगित समझौते होंगे, उन समझौतों में रक्षा सहयोग पे भी बात होगी। तो अभी हाल ही में कब से सबसे राजस्थान के जैसलमेर में एक 14 दिवसीय एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों हुआ है। कितने दिनों का अभ्यास है ये पूछा जाता है? 14 दिवसीय अभ्यास है। कब से स्टार्ट हुआ है? 14 जनवरी से। ठीक, इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है, 14 जनवरी से लेकर 14 दिनों तक ये रक्षा संयुक्त जो दोनों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, ये 14 दिनों तक चले। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान जैसलमेर में। इसका आंसर क्या होगा? साइक्लोन फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं मैरेक्स 2023। ये यूएसए और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, किसके बीच? यूएसए और श्रीलंका के बीच। बात कर रहे हैं सी ऑप्शन, उदार शक्ति दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। एक्यूवेरियम ये भारत और मालदीव के बीच एक अभ्यास है। ठीक, किसके बीच? मालदीव से साथ। इसका संस्करण इस बार जो 2022 में हुआ था 11वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। किसके? भारत और मिस्र के बीच में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी कंसल्टिंग फर्म EY के अनुसार कब तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी? देखो, अभी हाल ही में एक कंसल्टिंग फर्म EY ने एक अध्ययन किया, उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर तक उन्होंने अनुमान बताया कब तक हो जाएगी। एक अनुमान है उनके हिसाब से कंसल्टिंग फर्म EY कंपनी है, कब तक? 2047 तक। सिर्फ आप इतना ही याद रखना, कब तक बताइए? 2047 तक। बी इसमें ए ऑप्शन आंसर हो जाएगी। बात करते हैं बी ऑप्शन 2023 के। अभी भारत सरकार ने बहुत से लक्ष्य अपने निर्धारित कर रखे हैं, तो 2023 तक एक लक्ष्य हम अभी यहाँ सबके एक लक्ष्य बता दे रहे हैं, फिर ऑप्शन के हिसाब से आगे कभी आएंगे तो बताते चलेंगे कि भारत उर्वरक क्षेत्र में, किसमें? उर्वरक क्षेत्र में स्वतंत्र होने का लक्ष्य, मतलब उर्वरक क्षेत्र में खुद का उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है कि सबसे हम किसी पे निर्भर न रहें। ठीक है, स्वतंत्र या आत्मनिर्भर।
आत्मनिर्भर बन। ठीक, कब तक? 2023 किस में? उर्वरक क्षेत्रों में। बात करते हैं 2024 तक दोस्तों। जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है इस समय, सड़क दुर्घटना में घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट, उसमें जो मृत्यु है उसको 2024 तक 50% तक कम करना है भारत सरकार का लक्ष्य। कितना कम करना है? सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु है, मृत्यु दर है, उसे 50% तक कम करना। कब तक? 2024 तक। ठीक, बात करते हैं 2023 तक। जो भी अभी तक टोटल वाहन है, कुल वाहन है, उनमें 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य। मतलब जितने भी भारत में वाहन चल रहे हैं उसमें 2030 तक 30% वो वाहन हो जिसको इलेक्ट्रिक द्वारा चलाए जा रहे हों। ठीक, किसके द्वारा? कितने लक्ष्य है? 30%। इसका आंसर क्या है कि 26 लाख करोड़ डॉलर कब तक हो जाएगी? 2047 तक। कंपनी का नाम याद रखना, कंसल्टिंग फर्म EY। ठीक, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को, या डॉक्टर सैंडोक रोहित को, या उत्कल कुमार सिंह को, या अजय कुमार सूद को। अभी हाल ही में किसके? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के तौर पर प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? प्रवीण शर्मा को। अब आप लोग हमें बताएं कि आयुष्मान भारत योजना कब से और किस राज्य से लॉन्च की गई थी? हम कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके जरिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जाना है। ठीक, बात करते हैं बी ऑप्शन, डॉक्टर सैंडोक रोहित। ये नेपाल के नेत्र विशेषज्ञ हैं। कहाँ के दोस्तों? नेपाल के नेत्र विशेषज्ञ हैं दोस्तों, नेत्र विषय। इनको अभी हाल ही में मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन से देश के? बहरीन ने अपने ISA पुरस्कार से। अब बात करते हैं उत्कल कुमार सिंह। ये उत्पल नहीं, उत्कल है। उत्कल कुमार सिंह लोकसभा में इसमें महासचिव हैं। ठीक, कहाँ पे? लोकसभा में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। ठीक, और संसद टीवी के भी ये प्रमुख हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। चलते ए ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने छात्रों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की है? देखो, केरल अभी हाल ही में मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश केरल राज्य के शिक्षा विभाग के संस्थानों के लिए ये केरल सरकार ने जारी किया है कि जो भी उच्च शिक्षा विभाग है उनके जिसके प्रमुख संस्थान हैं उनमें से 18 साल से प्लस लड़कियों या महिलाओं को ये अवकाश मिलेगा। कितने दिन का मिलेगा? 60 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश या मासिक धर्म के लिए ये अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, किसने? केरल सरकार ने। बात करते हैं उत्तराखंड सरकार। अभी हाल ही उत्तराखंड सरकार ने अपने सार्वजनिक कामों में या सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण वाला विधेयक पारित किया है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने, कि महिलाओं को सार्वजनिक मामले में और सरकारी नौकरी में जो भी जगह होंगी उनमें 30% आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक को अभी हाल ही में पारित किया है। इसे विधेयक भी अधिनियम भी बन गया है। वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी कल ही हमने करंट के वीडियो सेशन में आपको बताया है कि ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में यूपी शीर्ष पर है। कौन सा? यूपी शीर्ष पर। यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद दोस्तों बिहार आता है। ये मतलब ठीक, इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर एम्बेसडर प्लेटफॉर्म पहल की शुरुआत की गई?
तेलंगाना या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। दोस्तों देखो, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर एम्बेसडर प्लेटफॉर्म अभियान की शुरुआत, ये तेलंगाना की पुलिस द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक, इसके जरिए जो साइबर से संबंधित साइबर सुरक्षा या उससे खतरे या उससे रिलेटेड जानकारी या जागरूकता उपलब्ध कराना इसका प्रमुख, इस अभियान का प्रमुख कार्य है। किसके द्वारा? तेलंगाना की पुलिस द्वारा। बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में 2022 में दोस्तों, अशोक गहलोत ने आंचल 2022 अभियान की शुरुआत की थी। किसकी? आंचल। इसके जरिए मद्देनजर, इस अभियान के मद्देनजर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उस राज्य की, किसकी? राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को देख रेख करना और उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और उनमें जो दवा की उस समय ज़रूरत है वो भी सुनिश्चित कराना इस अभियान का प्रमुख कार्य है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अभी हाल ही में एक प्लांट की स्थापना की गई जो कचरे से कोयला बनाएगा। किससे बनाएगा? कचरे से कोयला बनाने के लिए, कचरे से कोयला बनाने का जो प्लांट है अभी हाल में कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ठीक, इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन में दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन ने अपना काम पूर्णतः डिजिटली कर दिया है। ठीक, उसके जो भी रिकॉर्ड हैं आपको डिजिटली ही मिलते हैं, इसलिए पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है दोस्तों। अब बात करते हैं केरल। केरल ने बिहार में एक अभियान चलाया, संविधान साक्षरता अभियान। अगर आप दोस्तों डेली आप क्लास में आते हैं, देखते हैं, तो आपको करंट अफेयर एक बार नोट करने के बाद दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑप्शन में लगातार आपको रिवीजन कराते रहते हैं। ठीक, जिससे आपको रिकॉल होता रहता है। अभियान संविधान साक्षरता अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि संविधान के बारे में या देश में जो भी कानून है या केरल राज्य में उनके बारे में जागरूक करना दोस्तों इस समय। अब बात करते हैं राजस्थान। देखो, राजस्थान में भी कल ही बताया था, अभी हाल में राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण अधिनियम पारित किया है। कौन सा? अंधता नियंत्रण कानून या अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू किए। किस? राजस्थान में। बात करते हैं मेघालय। मेघालय में दोस्तों 4 से 6 जनवरी, कब? 4 से 6 जनवरी तक पूर्वोत्तर कृषि कुंभ महोत्सव का आयोजन हुआ। कौन सा? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पे? मेघालय में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर ये। हाल ही में किसके द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 के लिए सबसे लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा या निर्मला सीतारमण के द्वारा या शक्तिकांत दास के द्वारा या नितिन गडकरी द्वारा? अब देखो दोस्तों, अभी हाल ही में किसे? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1921 में नादर बैंक के रूप में हुई थी। कौन से बैंक? तब इनका नाम क्या था? नादर बैंक। लेकिन 1962 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया। कब इसकी स्थापना पूछी जाए? 1921 में नादर बैंक के रूप में हुई थी। 1962 में इसका नाम बदल के तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रख दिया गया। पीयूष गोयल इस समय वाणिज्य मंत्री हैं दोस्तों, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है और शक्तिकांत दास इस समय RBI के मौजूदा गवर्नर हैं। बात करते हैं नितिन गडकरी के, इन्होंने ही इस पुरस्कार को अभी हाल ही में दिया है। किसे? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को। नितिन गडकरी इसमें परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक दोस्तों, नितिन गडकरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में कवि नीलामणि फूकन का निधन हो गया, को ज्ञानपीठ पुरस्कार के कब सम्मानित किया गया? 2021 में, 1981 में या 1990 में। बहुत ही ये जाने माने असम राज्य के कवि थे। अगर इनसे पूछ लिया जाए कवि नीलामणि फूकन, ठीक, किस भाषा के कवि थे, तो ये असमिया भाषा के कवि थे दोस्तों, ठीक, असमिया भाषा के कवि थे। इनका दिन अभी हाल ही गुवाहाटी में 18 वर्ष में गुवाहाटी में हुआ, ठीक। इनको 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक। कब मिला था? 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर बात करते हैं इनको और भी पुरस्कार मिले, एक मिला है 1981 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। कौन सा? ठीक, 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1990 में दोस्तों इनको एक पुरस्कार मिला है भारत सरकार का पद्म श्री, ठीक। पूछा जा सकता है कि ये बहुत ही चर्चित कवि थे, जाने माने असमिया भाषा के लेखक थे ये, ठीक। 89 वर्ष में इनका निधन कहाँ को? गुवाहाटी में हो गया। ये असम राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। 2021 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, 1990 में पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? 2021 दोस्तों, ठीक। ठीक, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके सामने डिस्कस किए दोस्तों। आप पढ़ते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर दोस्तों किया करें, और जो भी क्वेश्चन आपसे साथ पूछते हैं उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।